आरती जी, हमने जनता से बात की, दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता कहती है कि हम जो बीजेपी है वो बड़े मुद्दों को लेकर या बड़े चेहरों को लेकर आती है, वो दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स है उन पर नहीं आ रही। मैं यहाँ जनता की मैं तो सारी आपको नहीं, जनता की यही प्रॉब्लम बता रही हूँ दिल्ली की। आरती जी सुनिए, हाँ जी, मोदी जी का चेहरा तो सामने लाया जाता है, मोदी जी की रैली तो की जाती है, लेकिन मोदी जी क्या दिल्ली में असर डालेंगे? आपको लगता है मोदी जी? बिल्कुल डालेंगे, आप किस हिसाब से कहते हैं? बिल्कुल डालेंगे, 100% डालेंगे। देखिए, विश्वास और आशा, आशा पे दुनिया कायम है, और एक आशा उस व्यक्ति ने जगाई है कि ये व्यक्ति देश में चेंज ला सकता है, ये राष्ट्रवादी है, इसकी कार्यशैली ज़बरदस्त है, इसमें पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट का विश्वास है, इसमें हर वर्ग के व्यक्ति का विश्वास है, इसने एक विकास का मॉडल खड़ा करा है। तो जो वो करते चले जा रहे हैं ना जी, जो उन्होंने किया, वो उनका सबसे बड़ा हथियार है। करके जो व्यक्ति आता है ना, तो वो विक्टोरियस आता है। तो आज उन्होंने देश में विकास का मॉडल खड़ा करके मेरे ही दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को प्रेरित किया है कि आप भी बड़े से बड़ा काम ये करें। अलग बहस का मुद्दा है आरती जी की, बिल्कुल, गुजरात में कितना विकास हुआ, क्योंकि कुछ सवाल गुजरात पे भी उठे हैं, उस पर फिर कभी क्यों बात नहीं, करेंगे। इतने बड़े बड़े स्टेट्स है, लेकिन हम फिर उस कुछ पर ना बात कुछ सवाल रहने भी चाहिए। देखिए क्या उन पर है, भी किसी सरकारों का, टाइम देखिए जी। सरकारों का औचित्य बना रहना चाहिए। अगर मैं 100 काम हाथ में लेके चलती हूँ, मैनिफेस्टो में 100 चीजें कह के चलती हूँ, और 100 में अगर मैं पहले साल में 40% पूरा करती हूँ, तो आपको मुझे 40% का मतलब ये नहीं है कि भाई आप तो सिर्फ पासिंग मार्क्स में पास हुए। एक साल की व्यवस्था में अगर मैं 40% का, लेकिन मोदी जी 1 साल से नहीं है, काफी दिनों वो से तो मुख्यमंत्री। उन्होंने तो कमाल कर दिया, वो तो 15 साल से, लेकिन तो वही मैं आपको उन्होंने कह तो रहा हूँ कमाल कर दिया। लेकिन थोड़े उन पर भी एक वो दो, एक अलग बहस का विषय वो आरती ठीक जी है, कि वो कितने ठीक सवाल उठते है। हैं। लेकिन सवाल ये है दिल्ली की, अगर हम दिल्ली की स्थिति की बात करें, यमुना दिल्ली में साफ करनी जी, है, यमुना लाइफ लेकिन लाइन होती है। यमुना साफ करने को लेकर आप जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तब से बात हम सुन रहे हैं, तब से यमुना साफ नहीं हुई है। हमने, देखिए, एक मिनट, यमुना के शुरुआत के लिए और मेट्रो के लिए शुरुआत हमने की थी। लेकिन अच्छाई की शुरुआत कोई भी कर सकता। मेट्रो का पहला फेज हमने इनॉग्रेट भी किया, सीलमपुर से कश्मीरी शाहदरा गेट से लेके कश्मीरी गेट ISBT तक। ठीक है, मैं उसमें साहब सिंह वर्मा जी के साथ, अटल बिहारी आडवाणी जी के साथ बैठ के उसमें मेट्रो हमारी देन है दिल्ली को 85 किलोमीटर तक इन्होंने आगे बढ़ाई। यमुना का पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से प्लान्स बन चुके थे, किस तरीके से करना है, अमेरिकन कंपनी आ चुकी थी, बाद में टेंडर्स वगैरह इन्होंने किए कंसल्टेंसी के, इनके पास सब कुछ तैयार पड़ा है। एज अ मेयर में 2 या 3 बार देख के आई, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। हमने गरीब लोगों का, मेरे यहाँ से झुग्गियाँ हटी थी 97 में, मैंने प्रयास शुरू किया, जो अपने जगमोहन जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ थे, करते। हमने उनको रिक्वेस्ट कर करके 767 चिट्ठियाँ लिखी थी, और यहाँ पे 32 एकड़ की लैंड पे लगभग 40,000 लोग रहते थे, और उनको हमने शिफ्ट करवाया था जो झुग्गियाँ। अब उन झुग्गियों पे वादा था कि इन्हें घर बना के देंगे। शीला जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हर साल मैं 10,000 घर बनाऊंगी, 15 साल में 1.5 लाख घर होते हैं। एक व्यक्ति को वो घर नहीं दे पाए, नॉट इवन सिंगल। इन्होंने 3 लाख फॉर्म बांट दिए, 3 लाख में गरीब लोगों के 100 रुपये तो ऑफिशियली लिए, लेकिन उस टाइम पे फॉर्म को बेचने के आरोप लगा रही हूँ, इनके विधायकों ने 1-1 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये में फॉर्म बेचा, जैसे अभी ऑथराइज के नाटक कर रहे हैं ना। अगर ये कॉलोनियाँ ऑथराइज हो गई हैं, जैसे पहले झूठे प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया गांधी के हाथ से दिलवाए, अब ये कह रहे हैं जी हमने रेगुलराइज कर दी कॉलोनियाँ। अगर एक भी कॉलोनी में रेगुलराइज है, तो उस घर के किसी भी एक व्यक्ति को पकड़िए और कहिए कि उसके घर के अगेंस्ट उसे लोन मिल सकता है या नहीं, तब मैं मानूंगी। लेकिन वो प्रोसेस में है, ये अभी प्रोसेस जब पूरा होगा, वो कांग्रेस कहती है वो कुछ नहीं, घोषणा कर दी, प्रोसेस तो MCD ने करना है, इनिशिएट जो कुछ चीजें इन्होंने करानी है। बीजेपी MCD पे तो काबिज है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में MCD को लेकर भी सवाल उठे, चाहे बहुत नालियों को लेकर लें या हम फॉगिंग को लेकर लें, वहां आखिर बीजेपी क्यों फेल हो गई? देखिए क्या है, जहां तक आपका सवाल है, बीजेपी को 3 हिस्सों में तोड़ के कॉरपोरेशंस को कमजोर करने का अब फिर से करेंगे, एक काम किया। नहीं, हम एक नहीं करेंगे, अब हम उनको तीनों को स्ट्रेंथन करेंगे। इन्होंने कमजोर तो कर दिया, लेकिन उनको उनका राइट, आप देखिए कैसे करहा रहा है कॉरपोरेशन इस दिल्ली का, कैसे दिक्कतें हैं साउथ और उसमें।
आप तोड़ तो देते हैं, आप उसके हल नहीं देते। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आऊँ, उस प्रोजेक्ट में मैंने वहाँ पे 15 लोग बैठे हुए थे जो सालों से बैठे, तय बाजारी है, मैं उनको इमीडिएटली उठा देती हूँ क्योंकि हमारा राइट है और उनकी नियति है कि जब हम उठाएं तो उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दायित्व है कि मैं उन्हें ऑल्टरनेटिव साइट दूँ। सरकारों का काम उजाड़ना ही नहीं होता, सरकारों का काम बसाना होता है। अगर आप कहीं से किसी को विस्थापित कर रहे हैं तो उन्हें स्थापित भी करें। सरकारें इकबाल पे चला करती हैं, यहाँ पे तो इकबाल खो चुके हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग जब आएंगे तो हम कमिटमेंट के साथ मोदी जी के मॉडल को, जैसे मॉडल गुजरात में है, हम उस मॉडल को चलिए, जनता डेवलपमेंट के आपका मॉडल इस्तकबाल करती है कि नहीं करती है, तो जनता बताएगी। एक आखिरी प्रश्न, बीजेपी की जो अभी की स्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ खटास है, आप भले ही ना माने, अभी भी जो छोटे स्तर पे कार्यकर्ता हैं समझ नहीं पा रहे, जो विजय गोयल जी के साथ जुड़े थे इस उम्मीद के साथ कि आगे वो कुछ कर पाएंगे, अब डॉक्टर हर्षवर्धन के आने के बाद कुछ बिखराव आया है वो, और दूसरा महिलाओं को लेकर अब किस तरह की स्थिति बीजेपी अपनाने वाली है, कितने लोगों को मिल सकते हैं, कितने लोगों की उम्मीद है, इस आखिरी प्रश्न में आपसे जानना चाहूँ। न तो कोई बिखराव है, न मैं कोई पहले कह चुका, टकराव है, मानेंगे नहीं। न कोई टकराव है। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत सेंसिटिव कार्यकर्ता है। बीजेपी का कार्यकर्ता सिर्फ ये देखता है कि नेतृत्व का आदेश क्या है। नेतृत्व का आदेश जब तक तो सोच नहीं बनी, तब तक तो सबको सब कुछ सोचने का, अपने घोड़े दौड़ाने का सबको अधिकार है। लेकिन सूचना के बाद सोचना मना है, सिर्फ काम में जुट जाना है। तो आज कार्यकर्ता पूरी तरह से ध्येय लेके एक मिशन मोड में है और हर्षवर्धन जी को बिठाने के लिए, बीजेपी को लाने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरा महिलाओं का भी पूरा साथ मिलेगा और मैक्सिमम टिकट, मैं तो खुद अंदर बैठ के वकालत करने वाली हूँ, लेकिन कितनों को हम कर पाते हैं ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा को अकोमोडेट करने की आप कोशिश इस इलाके से कंफर्म हो चुके हैं आज भी कुछ? कंफर्म तो पार्टी करती है, लेकिन आप नहीं मैं बताएंगे। अपनी तरफ से मानती हूँ कि मैं कंफर्म हूँ, जी। लेकिन पार्टी जैसा आदेश करेगी। मुझे तो झाड़ू पकड़ा देंगे तो मैं पार्टी ऑफिस में वो झाड़ू तो मारती रहूंगी। झाड़ू तो फिर आपका निशान हो जाएगा, आपकी ना विरोधी ना, वो पार्टी। झाड़ू नहीं, मैं तो सफाई का झाड़ू। अगर मेरी पार्टी के मेरे अध्यक्ष या मेरे प्रभारी ये कह देते हैं कि आरती जी नहीं, अभी आपने 1 साल झाड़ू मारनी है, मैं झाड़ू मारूंगी। तो मेरा ध्येय तो एक है कि जब पार्टी मेरी बड़ी रहेगी, मजबूत रहेगी, और पार्टी से ऊपर जब तक मेरा देश खुशहाल होगा, जब तक देश समृद्ध होगा, देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के हाथों ने इसे पूरी तरह से खोखला कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमसे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं अब जनता को फैसला करना है कि वो कमल के साथ जाएगी, क्योंकि कमल कहता है कि वो देश को बचाना चाहता है। फैसला जनता ही करेगी, हाथ का साथ थामेगी या नहीं थामेगी। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं की अगवा है आरती मेहरा, और उनका कहना है कि महिलाओं को लेकर और दिल्ली को लेकर जो विचार उनके पास है, उनकी पार्टी के पास है, वो कांग्रेस के पास नहीं है। मुकाबला कड़ा हो चुका है क्योंकि दिल्ली में दंगल जारी है। फैसला अब आपको करना है, सोचे समझे और तभी वोट करें, क्योंकि आपका वोट अहमियत रखता है। जिसे आप वोट करेंगे वही अगले 5 साल तक आपके लिए आपकी आवाज को विधानसभा में उठाता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद एमएचओ न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार।